रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, ये मुल्क जिस राह पर चल पड़ा है, अगर यही सूरत हाल रही और यही चलता रहा तो खुदा ना करे, लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब महंगाई, बेरोजगारी, मुल्क के इदारों की लूट खसूट और सियासी अदम इस्तेहकाम से तंग आवाम वाकई सड़कों पर आ जाएगी। हर रोज सुबह से शाम तक मुल्की इदारे सियासी धींगा मुश्ती और पकड़ धकड़ में ही मसरूफ दिखाई देते हैं। मुल्की वसाइल किन कामों में मसरूफ हो रहे हैं, आवाम को ये देख देख कर तंग आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर अवाम की जानिब से बारह इस बारे में इजहार राय का इजहार किया जाता है। आज भी तहरीक इंसाफ के मरकजी और बड़े ही जीरक सियासतदान साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया और जैसे ये खबरें सामने आई उसके बाद मुल्की इदारों की फुर्तियां आवाम के सामने हैं। जिस बयान की वजह से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी अमल में आई, पहले आइए आपको वो सुनवाते हैं। इसके बावजूद अगर वो यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये बात वाज़ेह तौर पे अपने पास लिख लें। हमने बड़ा सब्र किया है, हमने बड़ी एहतियात की है, लेकिन ये मामला चलने का नहीं है। दूसरी जानिब आज सुबह फवाद चौधरी की गिरफ्तारी जो कि उनके घर से हुई और किस तरह हुई, जिसके ऊपर उनकी वाइफ के भी बहुत सारे जो है रिजर्वेशन है, पूरे दिन वो बताती रही। बहरहाल उसकी गिरफ्तारी जिस तरह से हुई वो बड़ी काबिल मजम्मत थी। उसके बाद से हुकूमती रहनुमाओं की लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इस बात का सबूत है कि हुकूमत के पास शायद इसके अलावा कोई काम ही नहीं। अवाम आटे की लाइनों में लगे जहां बहाक हो रहे हैं, मगर हुकूमती तरजीहात शायद कुछ और ही हैं। आज मरियम औरंगजेब ने एक बार फिर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से हुकूमती लातालुकी का इजहार करते हुए कहा कि अगर सियासी गिरफ्तारियां की जा सकती तो तहरीक इंसाफ के कई लोग जेलों में होते। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवा देते हैं। और 9 माह से जो जबान दराजी इमरान खान साहब, इनके सारे तर्जुमान, इन फवाद चौधरी साहब, जिस किस्म की जबान इन्होंने हुकूमत के बारे में, पार्टी क़यादत के बारे में, हम सब के बारे में, बशमूल मेरे बारे में की है, अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो इमरान खान साहब की तरह ऑपोजिशन के पहले जो फ्रंट के 2 बेंचेस हैं वो सब इस वक्त जेलों में होते हैं। ये फाशिज्म करना, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना, रियासत की ताकत को इस्तेमाल करना जो है वो इमरान खान साहब ने अमली इसका नमूना पेश किया 2018 से लेकर 2022 तक। खबरें तो यही सुनने में आ रही थी कि शायद साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की तैयारियां की जा रही हैं, मगर आज फवाद चौधरी की अचानक गिरफ्तारी से लगता है कि शायद हुकूमत अवामी रद्द अमल यानी को अवामी पल्स देखना चाह रही थी। आज मरियम औरंगजेब के बाद अता तारड़ और आबिद शेर अली भी इस मौके पर अपनी राय देने के लिए सामने आए और उनका मौजूद सुखन भी तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी था, मगर अंदाजे गुफ्तगू थोड़ा सख्त था। क्या कहा ये वो भी सुन लेते हैं। पहले वो शहबाज गिल था, उसका वो सेल ठीक किया, अब फवाद की बारी आ गई। ये ललकारते हैं, परफॉर्मेंस इनकी जीरो, मुल्क का सत्यानाश किया। मैं पीटीआई समेत तमाम जो वो लोग जो ये समझते हैं कि वो अपनी सियासी और जाती अना की भेंट चढ़ाएंगे मुल्क को और रियासत पाकिस्तान को, अब उनकी जेलों में जाने की बारी। कानून सख्ती से अमल पैरा होगा इसके ऊपर। फवाद चौधरी जैसे जितने भी गंदे अंडे हैं जो रियासत पाकिस्तान पर मुसल्लह तरीके से जत्थे की सूरत में हमलावर होंगे, उनकी इबरतनाक जगह जेल होगी। दूसरी जानिब मुल्क तेजी के साथ मसाइल के भंवर में घिरता जा रहा है। इसका अंदाजा आवाम और खवास सबको ही है। दिहाड़ीदार की तो क्या ही बात करें, अब तो कारोबारी हजरात भी सर पकड़कर बैठे हुए हैं और ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर आए रोज कारोबार बंद होते गए, जिसकी खबरें हर रोज सुनने में आ रही हैं, तो तनख्वाहदार आम आवाम का क्या बनेगा, एक 25 से 30 हजार रुपए कमाने वाले का क्या बनेगा। आज साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपनी तकरीर में मुल्की हालात और इसकी वजूहात पर अदलिया और वकला से क्या अपील की, आइए वो भी सुन लेते हैं।
इस वक्त आप सबके लिए खड़ा हूं। मेरी जो सारी जद्दोजहद है वो आपके लिए, और आपको इसके लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, आप अगर आज ना खड़े हुए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आगे अंधेरा है। मेरी आवाज क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है? क्यों वो पुलिस ये फौज चौधरी को क्यों पकड़ा है? कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है कि जो उसने उसको मुंशी कह दिया, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन? कभी इसके ऊपर भी किसी जमहूरियत में पकड़ा जाता है? आजम स्वाति का क्या कसूर था? क्या उसने कह दिया कि जनाब एक्स आर्मी चीफ ने NRO 2 दे दिया? तो ये सेनेटर है, उसकी राय है ये बाकी इस मुल्क की अक्सरियत समझती है कि ठीक है। ये बात समझ से बाहर है कि हुकूमत के 8 महीने की कारकर्दगी पर नजर डालें तो कोई मस्बत बात सामने नहीं आती दिखाई देती, मगर इसके बावजूद हुकूमती तरजीहात में सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ पकड़ दखड़ी नजर आ रहा है। सोना फी तोला महंगा हो गया है और तारीख की बुलंदतरीन सतह पर आज पहुंच गया है। डॉलर के हवाले से ये खबर है, ये मैं नहीं कह रही, कि जैसे ही डॉलर के रेट पर कैप खत्म हुआ, ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी मजीद महंगी हो गई आज, जिसकी कल हम पहले ही निशानदेही कर रहे थे कि खुदारा ये काम मत करें। स्टॉक का बट्टा बैठ चुका है, 100 इंडेक्स से फिर पॉइंट ज्यादा नीचे जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ इस वक्त भी सियासत खेला जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली दूसरी जानिब ना सिर्फ फवाद चौधरी बल्कि उनके भाई फराज को भी अरेस्ट किया गया था, जिनकी अब जमानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन फवाद चौधरी को अभी तक जो है वो जमानत नहीं मिल सकी। ना कोई इस हवाले से बात सामने आई, क्योंकि फवाद चौधरी की पेशी जैसी हुई रश के बायस ड्यूटी मजिस्ट्रेट अदालत से ही उठकर चले गए। साथ ही साथ जहां पर ये मामलात है वहीं पर मईशत बड़ी गंभीर सूरत हाल में घिरती जा रही है, और अब हुकूमत को जब खुद नहीं पता कि ये किस तरह से हो रही हैं गिरफ्तारियां, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी सब पे बात करेंगे जी। सबसे पहले मेरे पास मौजूद है आज पैनल में अमजद अली नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डॉक्टर निसार चीमा मुस्लिम लीग नून से MNA है, सेनेटर आजिज धामरा है पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपकी तरफ आऊंगी। हुकूमत कहती है कि जी हमें नहीं मालूम कि ये सियासी गिरफ्तारियां अगर हमने करनी होती, मरियम औरंगजेब की बात अभी मैंने आपको सुनवाई, वो कह रही हैं कि जी अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो बहुत पहले कर लेते, तो फिर आखिरकार फवाद चौधरी साहब को किसके कहने पर उठाया गया है? देखिए, गुजारिश ये है कि किसी भी सियासी कारकुन की गिरफ्तारी को कोई भी उसको अप्रिशिएट करेगा, ना उसकी तारीफ करेगा, ना उसकी तौसीक करेगा। ये कोई काबिल कदर, काबिल तारीफ, काबिल तकलीफ कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारा जो सिलसिला है इसका आगाज किसने किया है? ये आप हम जो नताइज भुगत रहे हैं, जो कुछ PTI गवर्नमेंट ने 4 साल दौर में जो कुछ किया है, जिस तरह का कल्चर इंट्रोड्यूस किया है, यानी बदजुबानी, गालम गलोच, ये है कि इनको फलां को पकड़ लो, फलां को पकड़ लो। आपको पता नहीं है कि DG FIA को बुला के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि फलां के ऊपर आर्टिकल 6 लगाएं, फलां को अंदर कर दें, फलां को गिरफ्तार करें। ये क्या तरीकेकार था? किस तरह का उन्होंने रवायत कायम की है, किस तरह का कल्चर इंट्रोड्यूस किया है? वही है कि उसी का हम अब देख रहे हैं, उसके नतीजे भुगत रहे हैं। मैं कहता हूँ कि किसी भी सियासी कारकुन को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके खिलाफ कोई सबूत ना हो, जब तक कि वो किसी ये जुर्म में मुलव्वस ना पाया गया हो। लेकिन ये है कि ये सारा जो है इस तरह का कल्चर, ये है कि बहुत ही अफसोसनाक कल्चर जो है, बल्कि शर्मनाक, ये जो है ये इसलिए इमरान खान ने इंट्रोड्यूस किया, PTI गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। तो ये इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, ये अफसोसनाक है। ये देखें, मैं किसी भी सियासी कारकुन, खा हमारा मुखालिफ हो, खा उसका ताल्लुक PTI से हो, हम ये है कि यानी ये है कि जिस तरह की जो यानी वो बदजुबानी करते हों, जिस तरह भी चैलेंज करते हों। अभी ये देखें, फवाद चौधरी साहब तो रात को कह रहे थे कि किसी की हिम्मत है तो आके गिरफ्तार करे हमें। जब आपको पता है रात को वहाँ इमरान खान के जवान पार्क में इमरान खान के घर के सामने इस तरह की बड़के मार रहे थे, तो ये कोई मुनासिब नहीं था। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि किसी भी सियासी कारकुन को गिरफ्तार करना जो है वो ऐसा नहीं कि उसकी कोई बंदा कोई तारीफ करेगा, लेकिन यह है कि ये इस तरह का जो नाकाबिले जो तकलीफ कल्चर है, जो अफसोसनाक और शर्मनाक कल्चर है, इसकी बुनियाद जो है इमरान खान ने रखी, उसी ने उसको परवान चढ़ाया, और ये अफसोसनाक है।
ठीक हो गया है। तो डॉक्टर साहब ये भी बता देना कि वो हुकूमत में अपनी कहते थे कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, आज मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही है ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है। हुकूमत इस बात से लाताल्लुकी का इजहार भी करती हुई आज नजर आई है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये गिरफ्तारी किसके कहने पर हो रही है, कौन कर रहा है गिरफ्तारियां? नहीं, मुझे तो नहीं पता। देखिए ये अगर मरियम औरंगजेब ने कहा है तो यकीन वो देखें जिम्मेदार वो स्पोक्स पर्सन है, वो वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात हैं, वो उन्होंने कहा तो जिम्मेदारी से कहा होगा। जाहिर है कि इसका अगर उन्होंने कहा कि हुकूमत इसमें जिम्मेदार नहीं है तो नहीं होगी, यकीनन नहीं होगी। तो सर कौन होगा फिर, कौन होगा, किसके कहने पर हो रही है गिरफ्तारी? नहीं, ये मुझे तो नहीं पता जी, कम से कम मेरे इल्म में तो नहीं है जी। लेकिन ये मुझे पता है कि ये फवाद चौधरी साहब रात को इस तरह की बढ़ के मारे थे कि किसी की हिम्मत है तो आके हमें गिरफ्तार करें। ठीक हो गया। सेंटर राजेश धामरा साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर साहब आपको आवाज आ रही है? ताल्लुकात को अमेरिका के साथ दांव पे लगा। सेंटर साहब आपको आवाज आ रही है? उसके बाद उसको सेंटर राजेश धामरा साहब आपको आवाज आ रही है? सेंटर राजेश धामरा साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। ओके, आजिज धामरा साहब, मुल्क में इतनी बड़ी गिरफ्तारी हो जाती है, फवाद चौधरी साहब जो भी हों, लेकिन एक जीरक सियासतदान अपनी पार्टी के तर्जुमान है, एक तर्जुमान को आप अरेस्ट कर रहे हैं, हुकूमत लेकिन कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। आज मरियम औरंगजेब साहब आई, उनका सियासी तो ये कोई गिरफ्तारी नहीं है, तो आप भी शामिल हुकूमत हैं इस वक्त, तो ये गिरफ्तारियां इस तरह की किस जमन में हो रही हैं, कौन कर रहा है फिर, अगर हुकूमत इसको इस सारे मामले से लाताल्लुक है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरे ख्याल में ये जो गिरफ्तारी है, पहली बात तो हम पॉलिटिकल लोग हैं और जो हमारा दौर था उसमें कोई सियासी कैदी नहीं था, बल्कि सियासी कैदी और सियासी इंतकाम मुल्क से खत्म तर हो गया था। इमरान खान ने आगे इसका ऐसा बीज बोया जो आपने देखा कि खवातीन को किस तरह घसीट घसीट कर गिरफ्तार किया जाता रहा। फरियाल तालपुर साहबा जो ऑलरेडी इनकी कस्टडी में थी, हॉस्पिटल में थी, ईद रात थी, 12 बजे जेल बंद हो जाते हैं किसी कैदी को लेने के लिए, ना कैदी बाहर आ सकता है ना अंदर आ सकता है, मगर 12 बजे किस तरह इंतकाम का निशाना बनाया गया। मगर उसके बावजूद हम ऐसी बात पे यकीन नहीं रखते। ये जो गिरफ्तारी जहां पर आप तबसरा अभी कर रही है, किसी इनके कोई लीडर हैं पीटीआई के जो आज गिरफ्तार हुए, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, तो वो एक शहर है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम से कुछ सानू भी मरण दा शौक थे। आप धमकियां दें किसी को, मेरे खिलाफ, मुझे भी ये कानून इजाजत नहीं देता कि मैं किसी के खिलाफ अगर सियासी इख्तिलाफ रखूं तो उनको, उनकी फैमिली को थ्रेट करूं, धमकियां दूं और खुदा ना खास्ता उस शख्स को या उसकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचे तो जिम्मेदारी उसी शख्स के ऊपर आ जाती है। तो जाहिर है कानून अपना रास्ता लेगा। ये सियासी गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, मगर धमकी की इजाजत भी किसी को नहीं होनी चाहिए। एक बदतमीजी का तूफान करके खड़ा किया हुआ है। धौंस धमकियां इन्होंने, जब इनकी हुकूमत खत्म हुई तो इन्होंने जजों के साथ क्या हालत की थी, उनके फोटोज किन किन जानवरों के ऊपर रखे थे, इन्होंने आर्मी के इदारे को क्या क्या तशबीह दी थी, किन किन अल्फाज से तशबीह दी थी, इन्होंने मीडिया के सहाफियों के साथ क्या क्या ताने बानी की और क्या उनके ऊपर इल्जामात लगाए। तमाम सियासी मुखालफिन की फैमिली, उनके बच्चों के साथ इन्होंने क्या हालत की हुई है। तो एक ऐसा ट्रेडिशन सियासत का इन्होंने अडॉप्ट करवाया है, तो उसमें अगर ये उस क्रॉस करते हैं लाइन को, तो मेरे ख्याल में कानून अगर अपना रास्ता लेता है तो दिल बड़ा होना चाहिए, कानून का सामना करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि ये लाडले हैं, अभी नहीं तो सुबह रिलीज मिल जाएगा मेरे ख्याल में। और इनकी गाड़ी जब आ रही थी, किस तरह फरूख हबीब ने एक सरकारी गाड़ियों को गिरफ्तारी के वक्त रोकने की कोशिश की है। मैं तो कह रहा हूं कि ड्यूटी अटका का एक केस होता है, उसमें एक एफआईआर फरूख हबीब पे होनी चाहिए थी। अगर आप आंखें बंद कर देंगे इस तरह, तो ये हर किसी सियासी लीडर के पास अपने फॉलोअर होते हैं, अपने कारकुनान होते हैं, उनके अपने जज्बात होते हैं, तो ये खेल तो हर जगह होता। कल खुदा ना खास्ता अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं, जत्था लेके मैं किसी थाने पे पहुंच जाऊं और कहूं कि जी पुलिस मोबाइल की कैसी जरूरत कि किसी को आगे ले जाए, तो ये ट्रेंड बिल्कुल गलत है। अगर गिरफ्तारी नाजायज है तो इंसाफ मिलेगा, और मेरे ख्याल में इंतजार कीजिएगा कि 12 बजे मौजूद अदालत खुल भी सकती है किसी को इंसाफ देने के लिए। इस मुल्क में ये रवाज है। शीरीन मज़ारी गिरफ्तार हुई थी, रात को 12 बजे अदालत खुली थी,
ठीक हो गया। अमजद अली नियाजी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। पहले हुकूमती इसलिए मैंने ले लिया मौकिफ क्योंकि दोनों पार्टियां हुकूमत में हैं। गिरफ्तारी के पीछे कौन है मैं जानना चाह रही थी, इस वजह से। अब ये एक गिरफ्तारी आपकी हो गई है अमजद अली नियाजी साहब, बट द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट। ये तो होना था, ये तो आपको चौधरीज ने पहले ही बताया था कि इफ यू गिवन अप योर गवर्नमेंट, आपके साथ ये सारे मामलात होंगे, एंड दैट्स द स्टार्ट ऑफ दिस एक्चुअली। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को बनाना, रिपब्लिक बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और ये बताने की भी कोशिश की जा रही है कि जहां रियासत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय लोगों को जेलों में डालेंगे और बेगुनाह लोगों को डालेंगे जिनका कोई कसूर ना हो। इसका मतलब है कि सारे आज से अपने हम मुंह जो है वो बंद कर लें और सिर्फ हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर यही है कि हम कौम को सच बता रहे हैं। हमारा कसूर ये है कि हम कह रहे हैं कि ये रजीम चेंज का हिस्सा है। हम ये कह रहे हैं ये NRO लेके आए हैं। हम कह रहे हैं कि ये करप्ट है। हम कह रहे हैं कि इनके करतूत पाकिस्तानी कौम जानती है। ये हमारे कसूर है और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अपनी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी बनानी चाहिए। पाकिस्तान को अपनी आजाद मईशत के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल कसूर है और इसमें हम जेल जा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये मुश्किल वक्त हर कौमों पे आता है, हमसे भी आया है, तो हम ये हंस के इसको उठाएंगे और इस कौम के आगे साबित करेंगे कि हमारा कोई जाति वेंडेटा नहीं है, जाति एजेंडा नहीं है। हम कोई मफादात के लिए झुक नहीं जाएंगे। हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे आखिरी खून के कतरे तक इमरान खान के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ। अमजद साहब, ये भी तासुर है कि जी फवाद चौधरी साहब को पल्स चेक की गई है अवाम की, क्योंकि असल गिरफ्तारी खान साहब की होनी है। खान साहब तक जब जाएंगे ना, खान साहब हमारी रेड लाइन है और इसका वो अंजाम भी देख लेंगे। हमें मालूम है कि ये क्या करना चाहते हैं, लेकिन इनकी अभी कांपे टांग रही हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अनल हक है और इनके दिन गिने हुए हैं। ये जितना जुल्म कर सकते हैं इनको इजाजत है। ये हम सहेंगे और ये सह नहीं पाएंगे, ये भी याद रखें। अच्छा ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जी तीनों मौजूद मेहमानों के साथ, क्योंकि मुझे कमर्शियल ब्रेक है मेरे पास जी और मुझे जाना जरूरी है, तो मैं एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी हम बात कर रहे थे आज उस खास खबर के हवाले से, और उस खबर नॉट खबर बल्कि गिरफ्तारी के हवाले से जो फवाद चौधरी साहब की हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट जी। उसके बाद से थोड़े से हालात इस तरह के बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब, आपकी एक तो बार बार लाइन ही कट जाती है, पता नहीं आप क्या करते हैं, और दूसरा ये क्या कहते हैं, जो अभी अमजद अली नियाजी साहब ने बात की है खास तौर पे कि आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं उतना ही करें जितना आप लोग भी फिर बर्दाश्त कर सकें जी। ये तो हम न्याजी साहब से और इनकी पार्टी से, उनके कायद से हम पिछले 4 साल दौर में कहते रहे हैं मुसलसल, हाँ। लेकिन इन पे कोई असर नहीं हुआ जी। न्याजी साहब मुमकिन है कि जाके इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन इनकी बात का भी कोई असर नहीं हुआ उन पे जी। और कोई उन्होंने जरा भी ये है कि उन्होंने खुद हिसाबी का मुजाहरा नहीं किया। अपने उनके करतूत जो है मुसलसल 4 साल के दौर में वही रहे जी। जरा भी कोई इस्लाह नहीं की उन्होंने अपनी जी, कुछ भी नहीं सीखा अपनी गलतियों से, अपने करतूतों से, अपने ब्लंडर से उन्होंने कोई सबक हासिल नहीं किया और उसकी सजा वो भुगत रहे हैं। देखें ये है कि ये देखें अब उनका जो जितने उन्होंने यू टर्न लिए हैं, आप न्याजी साहब से पूछें कि ये लोग अपने कायद समेत ये मुसलसल मुतालबा करते रहे कि हमारे इस्तीफे कबूल किए जाए। आपको याद है ना जी, स्पीकर ने कहा कि जी नहीं, हम इनफरादी तौर पर बुलाकर तस्दीक करेंगे। इन्होंने कहा जी कि नहीं, इनफरादी तौर पर बुलाने की जरूरत नहीं है। हमने इज्तिमाई तौर पर जब कह दिया कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए तो क्यों मंजूर नहीं किए जा रहे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, जुलूस निकालते रहे, ये बार बार ये है कि एहतजाज करते रहे कि हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट किए जाए। जब एक्सेप्ट किए हैं तो उन शोर डालना शुरू कर दिया कि क्यों हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट किए जा रहे। बाकी मादा जो रह गए उन्होंने एहतजाज किया जी हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट ना किए जाए। यानी हर बात में यू टर्न, हर बात में यू टर्न।
भाई जब आपका मौकफ हमने मान लिया या स्पीकर साहब ने मान लिया तो आपको तो इत्मीनान होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए स्पीकर का। अब उल्टा उस पर एहतजाज है, तो ये इनकी किस बात पर यकीन करें? ना हमें कोई यकीन है। मुझे यकीन है कि ये हनियारी साहब को खुद भी पता नहीं है कि उनके इमरान खान साहब का कल मौकफ क्या होगा। उनसे पूछ ले कि क्या उनको यकीन है कि कल इमरान खान साहब क्या कहेंगे। बिल्कुल पता नहीं है। ना पीटीआई के अपने अरकान को पता है, ना उनको एतमाद है, ना कौम को एतमाद है इमरान खान के ऊपर, ना इमरान खान को खुद अपनी जात के ऊपर एतमाद है। मैं ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि चले ये सियासी मामला तो आप लोग जो कर रहे हैं देखिए उससे इम्पैक्ट और सर्टेनिटी तो नहीं आने वाली, जिस बात के लिए आप बात करें, क्योंकि देखें इस वक्त मुल्क की एक ही ऑपोजिशन की जमात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हर दौर में ऑपोजिशन जमात मुल्क के अंदर होती है और सियासत का ये वतीरा होता है कि उसको साथ लेके चले। जब वो हुकूमत में थे तो आप भी यही बात करते थे, अगर आप भी उन्हीं की रविश इख्तियार करेंगे तो फिर मुल्क में सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी आएगी कैसे? और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मईशत का जो हाल हो रहा है वो तो और बुरा होता जाएगा। ये बात आपने बिल्कुल देखें, ये अपने प्रोग्राम में आप जो चंद बातें बिल्कुल अच्छी सही करती हैं उनमें से ये एक बात है, आपने कहा कि उनकी रविश का हमें उनकी तकलीफ नहीं करनी चाहिए, उनके तरीकेकार की तकलीफ नहीं करनी चाहिए, ना वो काबिल तकलीफ है उनकी रविश, उनका तरीका। डॉक्टर साहब कतई कलामी माफी, वैसे हर दफा हम ही बुरे बनते, चाहे आप लोग कुछ भी करें, आप कुछ करें हुकूमत में, पीपल्स पार्टी कुछ करे हुकूमत में, पीटीआई कुछ करे हुकूमत में, लेकिन बुरा तो मीडिया ने ही बनना है, हमने ही बनना है। बाय द मैंने आपकी तारीफ की, वो कहते ना बली का बकरा तो हमने ही बनना है आखिर में। नहीं, मैंने आपकी तारीफ की कि आप जो चंद बातें आप सही करती है उनमें से एक ये भी बात है कि हमें उनकी रविश की तकलीफ नहीं करनी चाहिए, ना वो काबिल तकलीफ है उनका तरीका, उनकी रविश। लेकिन देखिए बात यह है कि उन्होंने कभी भी अपोजिशन को साथ लेके चलने की कोशिश नहीं की। हमें आपको याद है कि 2018 के इलेक्शन के बारे में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, बड़ी रिजर्वेशन थी, इसके बावजूद पहले अपने खिताब में लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, मियां शहबाज शरीफ ने, उस दौर के वज़ीर आज़म को, इमरान खान को चार्टर ऑफ इकॉनमी पर बात करने की पेशकश की, तावन का यकीन दिलाया। लेकिन चूंकि इमरान खान में उस वक्त उनका एक विंडिक्टिव माइंडसेट था, इंतकामी ज़हनियत थी, तंग नजरी थी, फिरौनियत थी, रौनक थी, इस वजह से उन्होंने हमारा दस्ते तावन जो था उसको झटक दिया, हकारत से झटक दिया। फिर उन्होंने कभी भी अपोजिशन को साथ लेके चलने की कोशिश नहीं की। जब यह कि हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 रिवोक किया और कश्मीर के ऊपर एक इस तरह की जारहियत का मुजाहरा किया, फिर हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस किया, उसकी वायलेशन की, मईशत तबाह बर्बाद होती रही। किसी मामले कोविड-19 आया, किसी मामले में इमरान खान ने या पीटीआई ने अपोजिशन को साथ लेके चलने की कोशिश नहीं की। असल में उनमें ना सलाहियत थी, ना ये जज्बा था, ना फराखदिली थी, ना कैपेसिटी थी, ना पोटेंशियल था। अब यह कि हम जाहिर है कि हम तो हर मामले में उनको कोशिश करते रहे, बतौर अपोजिशन भी तावन का यकीन दिलाते रहे, कोशिश करते रहे कि वो सबको साथ लेके चले, लेकिन उन्होंने इसका मुजाहरा नहीं वो कर पाए क्योंकि सलाहियत ही नहीं थी, जज्बा भी नहीं था। अब ये है कि अब हम तो अब भी चाहते हैं कि वो, ये बात सही है कि बड़ी जमात के वो लीडर हैं, उनको पूरी कौमी सियासी क़यादत के साथ मिल बैठना चाहिए, मिलकर कौमी मसाइल का हल ढूंढना चाहिए। और मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, सारे इख्तलाफात के बावजूद मैं कहता हूँ कि जो कौमी सियासी क़यादत है पाकिस्तान की, वो इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं होती। वो एक बड़ी जमात के लीडर है, और लेकिन यह है कि उनको एक बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और उनको पूरी कौमी सियासी क़यादत के साथ बैठकर मईशत समेत सारे मसाइल के ऊपर डिस्कस करना चाहिए और मिलकर हमें फैसले करने चाहिए। मईशत का मसला हो, आइंदा इंतखाबात की तारीख का मसला हो या कोई और मसला हो, सबको मिलकर बैठना चाहिए और सारे मुल्की और कौमी मसाइल का मिलकर हल तलाश करना चाहिए। डॉक्टर साहब आप अच्छी बातें करते हैं, एक अच्छे समझदार इंसान है, मैं जानती हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे ही वो भी मिलजुल के बैठने की कोई बात करते हैं, कौमी असेंबली में वापस आने करते हैं, आप उनका कोई बंदा फड़ लेते हैं। अब आपने आज उनका एक बंदा फड़ लिया ना, तो फिर अब वो कहाँ से फिर वो आगे कंटिन्यू करेंगे, आपसे चेक इन करेंगे। दूसरा एक और बात इम्पोर्टेंट ये है, डॉक्टर साहब सुने मेरी भी तो बात सुने ना। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके वो लोग खास तौर पे जो चुप करके बैठे हुए थे इतनी बड़ी बड़ी शिकस्तों के बाद, चाहे वो वोट ऑफ
कॉन्फिडेंस का मामला हो या बल्दियात या उसका ज़मीनी इंतखाबात का मामला हो, तो उन्होंने क्या किया कि जी वो जो है खामोश हो गए, साइड हो गए। अब आप देखिए, आपके जैसे लोग उस वक्त आ गए थे फ्रंट पे, अब आप वापस देखिए आबिद शेर अली साहब आ गए, और वही आबिद शेर अली साहब वो जो कि अभी इतने दिन से खुद तनकीद कर रहे थे अपनी पार्टी पे, वो सारे लोग अब आपको मैंने की आपकी जमात के भी नजर आने लगेंगे। तो ये देखे ना, ये भी तो मसले हैं ना। देखिए मैं जो आपने कहा कि आपने एक बंदा उनका फड़ लिया, हाँ। देखिए बात ये है कि वो बंदा जो था वो तो बढ़ के मार रहा था कि जी किसी कीमत है तो आके हमें पकड़े। मैं फिर कहता हूं कि मैं किसी भी सियासी कारकुन की गिरफ्तारी की ना उसकी हमायत करता हूं, ना उसकी तारीफ करता हूं, ना उसकी तारीफ करता हूं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह का जो इंतकामी जो एक कल्चर है, ये अफसोसनाक कल्चर है, इसकी बुनियाद किसने रखी है? ये इमरान खान ने रखी है। और ये देखें, ये अफसोसनाक कल्चर है और इसकी बिल्कुल तकलीद नहीं होनी चाहिए। हमें उनकी रविश का बिल्कुल ये है कि उसकी तकलीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जो उन्होंने वो करतूत उनके जो थे, उसके नताज वो सामने आ रहे हैं और उसके नताज वो भुगत रहे हैं। ठीक हो गया। आजिज दामना साहब आपकी तरफ होंगी, बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप। आजिज दामना साहब मुझे बताएं कि भाई एक तरफ ये मसले तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये मईशत का क्या करेंगे? मईशत आपके काबू से बाहर है, आटे की लाइन में लोग मर रहे हैं, रुल रहे हैं, और लोकल प्राइस कमोडिटी, तो आपका प्राइस मैकेनिज्म मामला है ना सूबे का, आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए रिदा, पहली बात तो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, मगर इससे पहले जो न्यारी साहब कह रहे थे कि जी करप्ट है और इनकी बड़ी जिहाद और जदोजहद कर रही है, जब ये करप्शन का नाम लेते हैं ना, तो मुझे फिर ये पूछना पड़ता है इनसे कि न्यारी साहब, जब आप करप्शन की बात करते हैं तो क्या उसमें गोगी की करप्शन भी शामिल होती है आपकी उस एजेंडा में? क्या बोजदार की करप्शन भी शामिल होती है? क्या BRT की करप्शन भी शामिल होती है? क्या बिलियन ट्री की भी करप्शन शामिल होती है? क्या फॉरेन फंडिंग वाली करप्शन भी शामिल होती है? और खुद जो आपके लीडर ने ये एक्सेप्ट किया है कि 3 मिलियन जो उनको शौकत खानन में चैरिटी के पैसे मिले थे, उन्होंने प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में वो पैसे लगा दिए। तो आपके मतलब ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं जब आप करप्शन की बात करते हैं। और ये आपको किसने सर्टिफिकेट दिया कि जिस शख्स का और पाकिस्तानी का PTI से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सब चोर हैं, लुटेरे हैं और वो सब गद्दार हैं? इसलिए नंबर 1। और दूसरी बात आपने जो मईशत के हवाले से की था, मैं समझता हूं कि मईशत पर एक खुदकश हमला है PTI की पॉलिसियां जो उन्होंने 4 साल में की, जो उन्होंने टाइमली IMF से बात नहीं की, जो मुआहदे कर गए PTI वाले। आज भी पाकिस्तानी कौम को ये तमाम इनके खुदकश जो हमले थे मईशत पे, उनका जो है वो भुगत रहे हैं, हम उनके जख्म भुगत रहे हैं। और ये अनगाइडेड मिसाइल है इनकी पॉलिसी, इमरान खान के बयानात जो है। अब मिसाल के तौर पर ये पाकिस्तानी कौम को याद है, ये कल की बात है कि जब इनकी हुकूमत खत्म हो गई, इन्होंने कहा कि इस मुल्क पे बेहतर है कि एटम बम का हमला हो जाए। वो पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया था। ये जरूरी नहीं है कि आप इक़्तिदार में हो तो मोहब्बे वतन पाकिस्तानी हो, और अगर आप इक़्तिदार से बाहर हो तो इस मुल्क पे जो एटम बम गिर जाए। और दूसरी बात, इन्होंने जो इनके जो वजीर खजाना थे जिन सूबों के 2, पंजाब और KP के, आपको मालूम है ना, ये कल की बात है कि जब एक किस्त रिन्यू करने की बात आई तो उन्होंने खत लिख दिया IMF को कि जनाब हम उस कंडीशन पे पूरा नहीं उतरेंगे। क्यों? पाकिस्तान आपका मुल्क नहीं है? क्यों पाकिस्तानी कौम आपकी कौम नहीं है? अगर आप इस IMF को खत लिखेंगे और कल के जो बिगड़ते हुए मुआशी हालात होंगे, और आप कह रहे हैं कि जी हम हुक्मरान बनने के लिए बड़े बेताब हैं, आप बेताब हो रहे हैं। अगर जी अच्छा, ओके, चले मैं अमजद साहब की तरफ जाती हूँ। आई गेस आजिज धामरा की तरफ से कुछ देर इज एन इशू। आजिज साहब की तरफ से इशू है। अमजद साहब आपकी तरफ आऊंगी। अमजद साहब, ये जो बातें कर रहे हैं और मईशत का भी हाल आपके सामने, अगर ये जिस तरह के सिनेरियो बता रहे हैं और जो चीजें कह रहे हैं कि नहीं जी क्योंकि आपकी ये रविश थी तो इसलिए हमने वो इख्तियार की है, आपको भी हम कहते रहे, तो फिर आप इसको किस तरह देखेंगे? अपना इस वक्त अगर आप देखें रिदा, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बैठ रही है, जो शॉर्टेज आ रही है इस वक्त दवाइयों की, वो सबसे बड़ी मतलब आज पीस मेकर आपके लिए आप इंपोर्ट नहीं कर रहे। इससे बड़ी क्या है कि दिल के अमराज और वो मर्ज जो
जान में पीस मेकर लगना है, उसके लिए आज आपकी वो हॉस्पिटल जो आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें आपके लिए आपकी ये चीजें नहीं है। दूसरे नंबर पे आज पेट्रोल का सबसे बड़ा बुरान आने वाला है। आपका सबसे मतलब आपकी तमाम इंडस्ट्री बैठ गई है, उनके एलसीज नहीं खुल रही, मईशत का बट्टा गोल हो गया है। आज आपकी मतलब कौन सी मुझे कोई एक बता दें जिसमें कहा हो कि इन्होंने जी बड़ा बेहतर किया है, परफॉर्म किया है पीडीएम ने। हाँ, एक चीजों में इन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया कि केस अपने खत्म कराने में इन्होंने 2000 की स्पीड से अपनी गाड़ी चलाई है कि केस जो है वो किसी तरीके से नैब से, एफआईए से, अपना उस पर स्पेशल अदालतों से वापस कराने में और बरी कराने में इन्होंने 2000 जो है किलोमीटर का फासला मिनटों में इन्होंने तय किया। तो ये इनकी बेहतरीन कारकर्दगी है। कोई ऐसा शोबा नहीं बचा जहाँ इन्होंने अपने ये अपना बरसी ना की, अपने जो मुलाजिम रखा कह ले, अपने रिश्तेदार मुलाजिम जो है ना, उनके लिए जोर पूरा लगा रहे हैं। और इंशाल्लाह ये जो मईशत का भट्टा है ना, इन्होंने कोई भी नहीं छोड़ना कि उसकी बेड़ा गर्क करने में ये कमाल कर रहे हैं उसमें। जी हाँ जी आजिज आपकी आवाज आ रही है। जी बोलिए। मैं न्यायाधीश साहब से पूछना चाहता हूँ, एक तो जो मैंने पहले सवालात उठाए थे करप्शन की बात की, तो जो मैंने आइटम बताए करप्शन के वो भी शामिल है न्यायाधीश साहब की डिक्शनरी में। और दूसरी बात कि वही तो हम रोना रो रहे हैं, ये कौम रोना रो रही है कि आपने एक होती है बारूदी सिरंगे और आपने मुआशी सिरंगे जो बिछा के गए हैं ना, उनको खत्म करते करते डेफिनेटली आज पाकिस्तान की कौम इस मुश्किल तरीन हालात का सामना कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किल हालात हैं, मगर ये जो मुआशी सिरंगे आप बिछा के गए थे ना, पाकिस्तानी कौम आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। और इंशाल्लाह हम अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त करते हुए, पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा बर्दाश्त करते हुए इन सुरंगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें जो वक्त लगेगा वो बेशक तनकीद का हो, मगर ये भी पाकिस्तान से सच्चाई होगी कि आपको ये सिरंगे हटानी पड़ेंगी। और ये जिम्मेदार है वो लोग जो ये सिरंगे बिछा के गए। और पीटीआई की 4 साला हुकूमत पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाली हुकूमत है। पीटीआई जी 10 साल रहने वाला सूबा पाकिस्तान केपीके की तारीख में सबसे ज्यादा सूबा। आवाज आ रही है आजिज आपको? जी आ रही है। क्या बोल रहे थे? आपकी आवाज कट गई थी जी, दोबारा बोलिए। मैंने कहा कि अभी जो न्यायाधीश साहब ने फरमाया, तो मैं वही इनको कहना चाह रहा था कि जो मैंने करप्शन के हवाले से चंद सवाल रखे थे, जो आइटम बताए थे, क्या जब न्यायाधीश साहब करप्शन की बात करते हैं तो उनकी डिक्शनरी में ये तमाम करप्शन जो मैंने आपके इसमें प्रोग्राम में कही है वो भी शामिल है। और खुद अभी रिसेंटली जो उन्होंने अदालत में माना है शौकत खानम के फंड से वो प्राइवेट स्कीम चलाने की, ये सारी चीजें आपके खाते में। दूसरी बात, इन्होंने एक बारूदी सिरंगे होती है और एक होती है मुआशी सिरंगे, तो इन्होंने मुआशी सिरंगे जो बिछा के गए हैं ये तमाम आज पाकिस्तानी कौम जो है वो खेमाजा भुगत रही है इनकी पॉलिसियों का। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा इन 4 साल के दौर में है जो न्यायाधीश साहब के दौर है, उनमें सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया। वो कर्जा कहां पे लगाया गया, कौन सी इंडस्ट्री लगी, कौन से नए आपने महकमे बनाए? पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे में आपने ग्रूम किया था इंटरनेशनल रिपोर्ट के अंदर। और केपीके आपने 10 साल हुकूमत की है, 10 साल हुकूमत में केपीके ने तारीख में इतना कर्जा सूबे ने नहीं लिया जितना आपने लिया है। आपकी असेंबली ने अभी रिसेंटली इमरान खान को एनआरओ दिया हेलीकॉप्टर केस में, बीआरटी केस आपका पीछा कर रही है, स्टे पे चल रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे मुआशी मामलात हैं, मुआशी सिरंगे हैं जिनको हटाने के लिए हम अपने ऊपर तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं, पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा भी बर्दाश्त कर रहे हैं। डजन मैटर के हमारे खिलाफ कितनी तनकीद होती है, मगर हम इन सुरंगों को हटा के रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए पाकिस्तानी कौम का गुस्सा हम अपने सर पे लेते हैं, मगर उनका तमाम जो गुनहगार है वो इनकी हुकूमत और उनकी पॉलिसियां थी। ठीक हो गया। अमजद अली साहब वो कह रहे हैं कि सारा जो मईशत का मामला है वो भी सिर्फ आप लोग की वजह से हुआ है क्योंकि आपने अपनी हुकूमत में सही परफॉर्म नहीं किया है। वाह, क्या कहने हैं इनके। वो कहते हैं कि कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, उसने जफा से तौबा।
हाय उस जूदो पशेमा का पशेमा होना। हाँ, इन्होंने जितने कर्जे IMF से लिए थे इनके, मैंने पहले कहा कि इनके गंद को साफ करते करते हमें 4 साल लग गए थे। कामरा साहब, आपने बात की, मैंने आपको नहीं छेड़ा। अब बात करें, हौसला पैदा करें ना, थोड़ा सा हौसला पैदा करें। सिवाय इन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया है कि अपना रेडी वाले, पकोड़े वाले, समोसे वाले, अपना पापड़ी वाले, गोलगप्पे वालों के अकाउंटों में अरबों रुपए उन्होंने जरूर दाखिल किए। IMF से लिए और अपने अकाउंटों में डाल के खा पी गए। जो मुल्क को खाने पीने में कमाल ही कर दिया, सफाई दिखाई इन्होंने, मुल्क की भी सफाई दिखाई और मईशत की भी सफाई दिखाई। इनके हमने कहा कि जो इन्होंने कर्जे लिए थे उनको चुकाने में हमने अटमोस्ट कोशिश की कि मईशत को खड़ा किया जा सके और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी में डाला जा सके। इनके खुद जब हमारी गवर्नमेंट गई रिज्यूम चेंज के नतीजे में, तो सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने जो है इक्तिसादी सर्वे जो था उसमें ये था कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो है वो 6% थी। मैं नहीं कह रहा, इन्होंने जारी किया। अच्छा, फिर हमने जितना इनको रिजर्व दिया, आज तो हम दर बदर हैं, दर बदर हमें डॉलर कोई नहीं दे रहा। अब हमने बेड़ा गर्क किया जिन्होंने कर दिया, फैसला आप पे। सही हो गया, ठीक है। वापस आती हूँ डॉक्टर साहब आपकी तरफ। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर इसाक चीमा साहब आपको आवाज आ रही है? अच्छा, डॉक्टर साहब की आवाज़ मेरे ख्याल से उनकी तरफ से इशू है बिकॉज ही इज इन ट्रैवलिंग। मैं वापस सेंटर साहब आपकी तरफ आती हूँ। अल्ताफ साहब वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने सारी बातें उन पर डाल दी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोगों के पुराने कर्जे थे तो उनको लेने के लिए भी तो पैसा चाहिए था ना। देखिए रिदा, पहली बात, जब ये हुकूमत में आए थे तो क्या ये रोना नहीं रोते थे कि जी हमें पाकिस्तान इस हालत में मिला और ये सारे खा गए थे, कसूरवार साबिक हुक्मरान थे, अब हम ठीक कर रहे हैं। अब कहने की बात यह है कि आपने कर्जे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा लिए। अब आपकी क्रेडिबिलिटी यहां से चेक की जा सकती है कि जो आप शौकत खानम के पैसे, चैरिटी के पैसे, आप खुद कह रहे हैं तोते की तरह कि हमने जो है एक पैसे लिए चैरिटी के और लगाए हमने अपनी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी पे। इसलिए करप्शन में एक रिपोर्ट, अगर आप डिपेंड करते हैं सिर्फ रिपोर्ट पे, तो ये भी पाकिस्तानियों को पता है कि पाकिस्तान में करप्शन का रेट आपके दौर में बड़ा था। आपके कजन ने हेल्थ डिपार्टमेंट का ठेका लिया था KPK के अंदर और उसमें जबरदस्त किस्म की करप्शन की थी। ठीक हो गया, कोई ठीक हो गया। सेंटर साहब होल्ड ऑन, यही होल्ड ऑन। मैं आपसे यही से बात लेती हूँ। मैं डॉक्टर साहब की तरफ चले जाऊँ। निसार चीमा साहब, मईशत का क्या कर रहे हैं भाई? आप लोगों को अपने हलकों में जाना है, रिजर्व सीट्स वालों को छोड़ें। जिन लोगों ने हलकों में जाना है वो आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे? इलेक्शन कैसे कॉन्टेस्ट करेंगे अभी? जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है जी? जी जी आ रही है। देखें, आप मईशत का पूछ रही हैं जी? हाँ जी बिल्कुल, मईशत का पूछ रही हूँ डॉक्टर साहब। मईशत का देखें, जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया उसको डॉक्टर साहब जो उन्होंने किया उसको अभी डाले मट्टी डाले। अभी बताएं, अभी आपने जाना है जनरल इलेक्शन में, ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन के लिए, तो हलकों में जाके क्या मुंह दिखाएंगे? रिजर्व सीट्स वालों को भी छोड़ दें, वो तो मजे में, लेकिन आप लोग जिन लोगों ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है वो कैसे अपने अवाम और वोटर को निकालेंगे? उसको क्या देंगे? हमारा वोटर जो है ना, वो देखें, कोई आप उसको बेवकूफ ना समझें। सादा जरूर है, पाकिस्तानी कौम सादा जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। उनको पता है कि जो इनके करतूत हैं पीटी गवर्नमेंट के 4 साल दौर के, उनकी सजा ही हम भुगत रहे हैं। उसी का तसलसल है। उन्हीं के जो IMF के साथ मुआहदे हैं उनके नतीजे भुगत रहे हैं। इन्होंने ये फैसला किया, IMF के साथ ये मुआहदा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर महीने बढ़ाएंगे, सब्सिडी सारी खत्म करेंगे, अपनी करेंसी को डी वैल्यू करके जो इन्होंने कौमी जुर्म किया है, क्या वो कम जुर्म है? क्या उसकी सजा पूरी कौम नहीं भुगत रही? तो बात ये 40% डी वैल्यू कर दिया उन्होंने अपनी करेंसी को, जिसकी वजह से एक तूफान आ गया महंगाई का। और वजह से होता है कि एक डाउन हिल एक जर्नी है, सफर है, एक ऊपर से पत्थर लुढ़क रहा है। तो अब ये है कि उसको अब पहले तो रोकना है। किस तरह रोकें उनके ये करतूतों के नताइज को? किस तरह हम ये है कि कोई ब्रेक लगाएं? तो ये बहुत बड़ा मसला है। हमें देखें, हमें पता था कि ये नायल लोग हैं, ना तजुर्बाकार हैं, और ये इनके पास ना कोई टीम है, ना तजुर्बा, ना प्रोग्राम, ना पॉलिसी, ना विजन।
लेकिन हमें ये पता नहीं था कि जी मईशत को इस हद तक उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। देखिए, मैं कई बार पहले भी वो एक शेर सुना चुका हूँ कि मुसफ़ी का शेर है कि मुसफ़ी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। हम तो समझे थे छोटी मोटी तबाही होगी, लेकिन ये तो मुकम्मल तौर पर बेड़ा गर्क करके चले गए। तो अब ये है कि हम उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वक्त लगेगा इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इंशाल्लाह ये मुश्किल काम करेगी। पहले भी हमने डिलीवर करके दिखाए, आइंदा भी इंशाल्लाह हम ही करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपका हमदिल्ली से आपका सेक्रेटरी आजिज हमरा साहब, आपका तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त सियासी पकड़ धकड़ और सियासी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी हो चुका है। ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों के दरमियान एक डेडलॉक है जो कि नहीं हो पा रहा ख़त्म किसी भी तरीके से। बार बार ये बात सोचते हैं कि शायद आपस में बैठेंगे, डायलॉग करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है। और इसी सिलसिले में, इसी सिचुएशन में, इसी सूरत हाल में मईशत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रही है और बार बार हर दिन गुजरते हुए गिरती जा रही है, संभलने के बजाय स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। आखिरकार ये कहाँ तक जाएगा मामला, ये अल्लाह ही जानता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।